और मैं आज कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि कैसे कानून का राज, कानून का भय कायम करने के लिए एक्शन किया जाता है, कैसे कब्जा माफिया के ऊपर बुलडोजर एक्शन लेता है और कैसे उत्तर प्रदेश से चला बुलडोजर अब देश के कई हिस्सों में वैसी तस्वीरें सामने आ रही। 3 तस्वीरें सबसे पहले देखिए। ये हैं, तीनों में एक चीज केंद्र में है, वो बुलडोजर है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में विकास कार्य में बाधा बन रही दरगाह को बुलडोज किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहगस्त मेले की तैयारी में जुटे प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर एक्शन किया, तो गुजरात के धंधुका में भी ऐसी तस्वीर सामने आई। मामला अलग था, अपराध अलग था, लेकिन हथियार एक था। जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। रात के अंधेरे में बुलडोजर अपने मिशन पर लगा। सड़क किनारे बनी मजार को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें रामपुर के बिलासपुर की, जहां 2 दरगाह पर बुलडोजर एक्शन हुआ। रात में शुरू हुआ एक्शन सुबह तक चला और रास्ते से मजार का नामो निशान मिटा दिया गया। जिस जगह पर आप बुलडोजर चलते देख रहे हैं उसका नाम है हजरत सादिक शाह मियां दरगाह, जो कि बिलासपुर में नैनीताल हाईवे को जोड़ने वाले रास्ते पर बनी थी। हाईवे चौड़ीकरण योजना के तहत इस मजार को चिन्हित किया गया था और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर बुलाए गए। इससे पहले खुद मुतवल्ली ने बुलडोजर चलाकर मजार को गिराने की शुरुआत की थी, लेकिन इसे अंजाम कल रात को दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई तड़के सुबह 3 बजे शुरू हुई। जब 2 बुलडोजर मजार के पास पहुंचे, इसके बाद ट्रैफिक को रोका गया। विरोध में माहौल खराब न हो, इसीलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। फिर पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया और बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। सुबह होते होते बुलडोजर का मिशन पूरा हो चुका था और जिस जगह पर पहले मजार थी वो सपाट हो चुकी थी। रामपुर में तो मजार को गिरा दिया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कुछ दिनों में प्रयागराज में दिख सकती हैं, क्योंकि जो मस्जिद आपको आज सही सलामत खड़ी दिख रही है उस पर भी जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। प्रयागराज जंक्शन के पास बनी इस मस्जिद को भी प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। अब इस मस्जिद को लेकर के भी एक नोटिस जो है वो रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और रेलवे ने जो नोटिस जारी किया गया है उसमें सीधे तौर पर ये कहा है कि मस्जिद अवैध तरीके से बनी है, रेलवे की जमीन पर बनी है और इसलिए इसको 27 अप्रैल तक किसी भी सूरत में हटा लिया जाए। नोटिस में आरोप है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और स्टेशन के पास हो रहे निर्माण कार्य में बाधा डाल रही है। प्रशासन ने मस्जिद को हटाने के लिए 27 अप्रैल तक का नोटिस दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन मस्जिद हटवाएगा और उसका खर्च भी मस्जिद कमेटी से वसूलेगा। वहीं नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी अब भी अपनी बात पर अड़ा है और रेलवे की जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रहा है। साथ ही मस्जिद कमेटी रेलवे के नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन द्वारा रेलवे की जो लोकल अथॉरिटीज है उनकी तरफ से एक नोटिस प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि हमारी ये जो कदीमी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद कह लीजिए इसको 27 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया है। और जबकि ये मस्जिद हमारी ब्रिटिश शासनकाल से है और ब्रिटिश आज़ादी से पहले से यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती रही है और इस मस्जिद को 1950 में वक्फ बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड भी किया गया है। इसका भी प्रमाण मेरे पास है। अब देखना होगा कि मस्जिद कमेटी की यह दलील कितना काम आती है और रेलवे स्टेशन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर से कब तक बचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपराधियों को सबक सिखाने के लिए भी बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है और इंसाफ का ये मॉडल अब बीजेपी शासित प्रदेश में कहीं और भी नजर आ रहा है। तस्वीर सामने आई गुजरात से। हत्या के आरोपी रिजवान का अवैध घर बुलडोज कर दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में कब्जा माफिया के मंसूबों पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। जहां 3 दिन पहले हिंदू युवक की हत्या के बाद हिंसा भड़की, वहां आज बुलडोजर कार्रवाई हुई। जिसने चाकुओं से गोदकर हत्या की उसके मकान पर आज बुलडोजर चला। तस्वीरें अहमदाबाद के धंधुका की, जहां सुबह सुबह धुरंधर पहुंचा और हत्या के आरोपियों के अवैध आशियाने को जमींदोज किया। ये वही धंधुका
जो पिछले 3 दिनों से एक हिंदू युवक धर्मेश की हत्या के बाद झुलस रहा था। हत्या का आरोप था समीर और रिजवान पर, जिन्होंने एक मामूली विवाद के बाद धर्मेश को चाकुओं से गोद डाला। अब बारी बुलडोजर इंसाफ की थी। आज सुबह होते ही बुलडोजर पहुंचा, समीर रिजवान के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो कंस्ट्रक्शन है, घर है, मकान है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन 400 से अधिक जो पुलिस कर्मचारियां हैं वो इस वक्त यहां पे उपस्थित है। और साथ ही मैं आपको एक नोटिस भी दिखा दूं। आप देखिए कि जो भी इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन था और जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके थे, उनके घर पर इस प्रकार से नोटिस लगाई गई है। ये जो नोटिस है वो 20 अप्रैल के रोज लगाई गई थी और उन्हें मकान खाली करने की सूचना दी गई थी। दरअसल धंधुका में भरवाड़ समुदाय के धर्मेश नाम का युवक एक युवती के साथ बाइक से जा रहा था। रास्ते में रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश की बाइक ओवरटेक की, कमेंट किया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। रिजवान ने धर्मेश को देख लेने की धमकी दी, जिसके बाद धर्मेश अपने साथियों के साथ रिजवान के घर पहुंचा। वहां हुए झगड़े में रिजवान ने धर्मेश पर चाकू से हमला किया और धर्मेश की मौत हो गई। रिजवान के हमले में धर्मेश की मौत ने सांप्रदायिक रंग लिया। देखते ही देखते धर्मेश के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ करने लगे, दुकानों को आग लगा दी गई। इसके बाद से लगातार रिजवान और समीर समेत सभी आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो प्रोसेस जिन केसेस में पूर्ण करके पुलिस बंदोबस्त मांगा गया है, उसमें आज डिमोलिशन किया जा रहा है। उसमें उनके द्वारा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और चेक करने में आते हैं और उसके बाद आज इसमें डिमोलिशन कर रहे हैं। जो हत्या केस के आरोपी है उनके वहाँ पे अभी तपास चालू है। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी डायरेक्शंस आएंगे उस हिसाब से वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त दिया जाएगा। दादा के राज में अहमदाबाद का धंधुका हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई का गवाह बना, तो मोहन राज में उज्जैन में आज अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन दिखा। नगर निगम ने सिंहस्थ क्षेत्र के 20 मकान अवैध घोषित किए, जिनका निर्माण 6000 वर्ग फीट जमीन पर किया गया। इस क्षेत्र में जहां पर भी निर्माण कार्य, जहां पर भी प्लिंथ लेवल चल रहा है या जहां पर अभी निर्माण कार्य ऐसा चल रहा है जहां पर छत वगैरह नहीं डली है, ऐसी चीजों को तोड़ने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश था। उसी के अनुक्रम में तहसीलदार साहब, नगर निगम की टीम और बाकी लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर कार्रवाई के लिए आए थे। तो 4 मकान के आसपास तोड़े हैं। बाकी 3 मकान में लोगों ने समय मांगा है, तो समय हम लोगों ने उन्हीं की रिस्क पे दिया है और नहीं कर 2 दिन में करते तो इसके बाद हम लोग कार्रवाई पुनः करेंगे। मध्य प्रदेश प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा। अवैध मकान के साथ दूसरे निर्माण मिट्टी मिला दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में योगी मॉडल से इलाज हो रहा है, मगर यूपी के बरेली में हसन खान शायद ये भूल गया कि यहां भी योगी का राज है। हिंदू महिलाओं पर गंदी टिप्पणी करने और खुद को पुलिसकर्मी बताकर धौंस जमाने वाला हसन खान अब कानून के शिकंजे में है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बरेली पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी। अब फिर सवाल ये कि आखिर हिंदू महिलाओं पर भद्दे कमेंट करने वाले हसन की साजिश क्या थी? सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो में अपनी हनक और ठसक दिखाते इस शख्स का नाम है हसन खान। मासूम से दिखने वाले हसन का दिमाग कितना शातिर, ये समझने के लिए इसकी गुनाहों की लिस्ट देखिए। पहला गुनाह, खुद को पुलिसकर्मी बताकर धौंस दिखाना। दूसरा, हिंदू महिलाओं के डांस का वीडियो वायरल करना। हसन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोडेड इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कट्टरपंथी शादी में डांस कर रही हिंदू महिलाओं पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर रहा है। हसन ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव अपलोड किया तो योगी फोर्स ने इसे पुलिस की छवि खराब करने और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। मगर जब मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला ये पुलिस वाला ही नहीं, जबकि इसने पुलिस स्टेशन में भी कई वीडियो बना रखे हैं जिसमें कई दूसरे पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हसन की शातिराना साजिश ज्यादा दिन चल नहीं सकी। अब गुनाहों का हिसाब शुरू हो चुका है। इसमें एक युवक महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जिसको इज्जत नगर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए क्राइम नंबर 313/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। जो आरोपी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मामले संबंधित अभियोग की विवेचना की जा रही है और साक्ष्य क्रम में शीघ्र अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा। यूपी पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि हसन खान ने क्या पहले भी हिंदू महिलाओं के ऐसे आपत्तिजनक वीडियो बनाए और क्या ये वीडियो किसी को फॉरवर्ड भी किया। साथ ही पुलिसकर्मी बनकर इसने और क्या क्या करतूतें की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उधर लखनऊ से उठी आधी आबादी के लिए सियासी हुंकार अब पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने की तैयारी में है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है तो सीएम योगी ने लखनऊ से आधी आबादी के लिए आवाज बुलंद की। निशाने पर कांग्रेस और सपा रहे। साथ ही साफ कर दिया गया कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या 2027 की लड़ाई में महिलाओं का वोट बनेगा सबसे बड़ा गेम चेंजर। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। आधी आबादी के हक की लड़ाई, यूपी में सियासत और गरमाई। जन आक्रोश महिला पदयात्रा, यूपी में सेट 27 का रास्ता। बीजेपी का बड़ा अभियान महिला आरक्षण पर योगी का रण। देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। लखनऊ की सड़कों पर आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। सीएम आवास से विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में 15,000 से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी ने साफ कर दिया कि आधी आबादी अब सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पदयात्रा की अगुवाई की और विपक्ष को महिलाओं के अधिकार के खिलाफ बताया। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। अप्रैल की भीषण गर्मी और आसमान से बरसती आग के बीच बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा नहीं हुआ। नारे लगाते कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए सूबे के दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस पैदल मार्च में शामिल हुए। ये देखिए, यहाँ पर जन आक्रोश रैली है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो है। सीएम योगी जो है वो खुद इस रैली की अगुवाई कर रहे हैं। सीएम आवास से होती हुई विधानसभा पहुंचेगी। सभी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं, सभी मंत्री, पूरी कैबिनेट, दोनों डिप्टी सीएम, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको यहाँ पर सीएम योगी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे सीएम योगी नजर आ रहे होंगे, साथ में जो महापौर है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। सभी लोग जो है वो जन आक्रोश रैली जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। दरअसल सरकार ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े इस अभियान को आधी आबादी का अधिकार बनाकर पेश करने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत गांव से शहर तक, बूथ से जिला स्तर तक महिलाओं को जोड़कर जन आंदोलन का रूप देने की योजना है। संदेश ये भी दिया गया है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा रैलियों, जनसभाओं और घर घर अभियान के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा। साउथ 24 परगना के सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 3 बार चुनाव हो चुके हैं और तीनों बार टीएमसी ने वहां पर जीत हासिल की। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत की और असर ये कि टीएमसी की जीत का अंतर कम हुआ। टीएमसी की तरफ से मौजूदा विधायक रुंधति मैत्रा और लवली चुनावी मैदान में, तो बीजेपी ने रूपा गांगुली को टिकट दिया। माहौल यहां का इस बार कैसा है, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा चुनावी दूरबीन के रास्ते आपको दिखाएंगे। सड़क पर से ममता बनर्जी की पेट में चली गई। पूरा यह हिंदुओं का घर है, इसीलिए नहीं बनाया है।
दक्षिण है और यहाँ दूरबीन की नजर से मैं इलेक्शन को देखने के लिए पहुंच गया हूँ। यहाँ पर फेमस और जानी पहचानी रूपा गांगुली मैदान में है। लोगों के बीच में उनसे बातचीत कर रही हैं और प्रचार कर रही हैं, क्योंकि बंगाल में मैं जो देख रहा हूँ वो चौंकाने वाला देख रहा हूँ। रूपा जी, महाभारत में आपने खूब अभिनय किया। अब सियासी जो अभिनय है वो डगर बहुत कठिन है, क्योंकि पथरीली रास्ता होता है यहाँ का। तैयार है दूरबीन के लिए आप? अरे भाई, मैं जब से घूम रही हूँ सोनारपुर दक्षिण में, घर कोने कोने में घूम रही हूँ। आपका अभी सौभाग्य है कि यहाँ पे ट्रेन है नहीं। दूरबीन में से देखिए, बताइए। हाँ। कैसे दिख रहे हैं सोनारपुर में सड़क? मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखने दीजिए जी। हाँ। यहाँ पे क्या रास्ता दिख रहा है आपको? रास्ता बोल के कुछ है ये? रास्ता तो दिख रहा है पर सड़क देखिए। ये आप कंडीशन देखिए रास्ता को, उसको रास्ता बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? ये तो मारने के लिए ट्रैप है। सब बाइकर गिर जाएंगे, इसलिए बनाया हुआ है। सड़क नहीं दिख रही है आपको? देखिए कहाँ दिख रहा है सर। कहाँ चली गई सड़क? सड़क का पैसा ममता बनर्जी के पेट में, कटमनी में चली गई। पूरा चली गई। यहाँ की सड़क कहाँ चली गई? पॉकेट में गई है किसी के? एकदम। यहाँ दिल्ली ने भेजी ही नहीं है? दिल्ली ने करोड़ों भेजे भाई। ऊपर दिख नहीं रही है ना यहाँ? यहाँ नहीं बने ना, यहाँ कोई नेता मंत्री का घर नहीं है। यहाँ हिंदुओं का घर है, इसीलिए नहीं बनाए हैं। इतनी सीधी सी बात आपको पश्चिम बंगाल में समझ में नहीं आ रही है? मुझे बताइए, दूरबीन में 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी आपको कहाँ दिख रही है? 2-3 ममता बनर्जी नहीं दिख रही। कहाँ गई? नहीं दिख रही। सेट करिए। अरे ममता बनर्जी नहीं दिख रही भाई। कौन दिख रहा है 4 तारीख के बाद? भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिख रहा है। एक बिल गिर गया, महिलाओं के आरक्षण को लेकर आ रहा था, नारी शक्ति बंधन आ नहीं पाया। कौन विरोधी दिख रहा है आपको दूरबीन में? ये कांग्रेस दिख रहा है, टीएमसी, और सारे वो सब जो एनडी में है वो सब दिख रहा है। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, जहाँ हिंदू होते हैं माँ पीएम आवास नहीं आते हैं, तो कहाँ जाते हैं? मुस्लिम बस्ती में? नहीं, वो एक्चुअली उनके जो कार्यकर्ता है उनके घर जाता है। गरीब मुसलमान के पास जाए हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन जो इनके कार्यकर्ता लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, वो 3 माला का घर है, उसका 4 माला बनता है पीएम आवास योजना से। चुनाव है या फिर महाभारत? ये क्या है? ये महाभारत ही है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। कौन पांडव है, कौन कौरव है? भारतीय जनता पार्टी पांडव है। और कौरव? टीएमसी है। नहीं, हम तो देख रहे हैं टीएमसी का 240 तो होगा ही होगा। देखिए, मुझे बताइए, जो महाभारत में द्रौपदी बनी थी, रूपा गांगुली है सामने, कितनी टक्कर नहीं दिख रही हो अभी? फिर से देखिए। मैं ममता दीदी को देख रही हूँ। सेट करिए ना रूपा। नहीं, मेरा तो दूरबीन में ममता दीदी आ रही है। रूपा नहीं दिख रही? नहीं, क्या बात कहीं पे नहीं दिख रहा है। सोनापुर में कितना विकास हुआ है? सोनापुर में क्या है? कितना डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट तो आप तो इधर घूम रहे हो। लास्ट 7-8 डेज शायद देख रहे हैं ना कितना काम हुआ है। अभी काम चल रहा है पथश्री वाला, जो रोड का नया रोड बन रहा है। अभी काम चल रहा है अमरूद का, जो घर में हम लोग पानी दे रहे हैं, हर एक घर में। आपस का काम खत्म हो चुका है। इसमें देखिए, शुभेंदु 4 तारीख के बाद कहाँ दिख रहे हैं और ममता कहाँ दिख रही है आपको? सेट कर लीजिएगा जरा। ममता दीदी दिख रहे हैं नवान्नो में। और फिर से शुभेंदु कहाँ दिख रहा है? शुभेंदु तो पता नहीं, बंगाल से बाहर। बंगाल में है ही नहीं वो। कहाँ चला गया? शायद बंगाल से बाहर चले गए। एक जो मोदी सरकार ये बिल लाई थी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, वो कह रहे हैं कि इसको पास नहीं होने दिया। विपक्ष और टीएमसी समेत महिला नारी को हेट करते हैं हर वक्त, जिसका स्टेट में जहाँ पे बीजेपी है गवर्नमेंट। चलते हैं, आप थक जाऊंगा मैं, थोड़ा स्लो करना चलना। जहाँ पे डेली महिला लोगों को रेप होता है, महिला लोगों को मर्डर करते हैं, तो वो लोग नारी को लेके बात करते हैं। यही तो बड़ा अजीब बात है ना। कितनी सीटें दिख रही है? बीजेपी की मत देख लेना। नहीं, हम तो देख रहे हैं टीएमसी का 240 तो होगा ही होगा। महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? लवली मोहित्रा, और कुछ भी नहीं, ममता दीदी जिंदाबाद। और रूपा गांगुली?
नहीं चलेगी, हम लोग को नहीं जमेगी। नहीं चलेगी ना, नहीं, मैं द्रौपदी का मैं अपमान नहीं करूंगी, लेकिन मेरे को द्रौपदी नहीं चलेगी। 2 ऑप्शन देता हूँ, एक अरुंधति मैत्रा यानी लवली, दूसरी रूपा गांगुली। कौन? लवली मैत्रा। पक्का? पक्का। महिलाओं का भविष्य कैसा दिख रहा है? दूर दूर यहाँ पे दूर दूर तक महिला का कोई भविष्य नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अंधकार में हो गया। रोजगार कितना मिल रहा है दूरबीन में बताइए? कोई रोजगार नहीं है। 15 साल में कितनी दिख रही है? इंडस्ट्री 0 है। सिंगूर इंडस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। जो इधर आप चले जाइए, इधर से पूरा जादवपुर तक। सिंगूर से तो पहले ही चला गया। जितना भी जो पहले जो कारखाना हुआ करता था, जो इंडस्ट्री था, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री तो बंद हो गया। उसमें अभी सब हाई राइज काम नहीं है। कोई काम नहीं है। लोग पढ़ते हैं और काम करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? बाहर जाते हैं। पीएससी बंद हो गया, बाहर जाते हैं काम करने। इधर तो काम नहीं है, काम नहीं मिलता नहीं है, काम नहीं। बाहर जाते हैं। क्यों? फैक्ट्री तो बहुत सारी है। नहीं, वो जो सीपीएम अमूल का 34 इयर्स है ना, वो भी तो खत्म कर दिया। अभी तृणमूल आके उसका पेड़ मार दिया। यहाँ के हिंदू दाढ़ी क्यों रखा लेते हैं? क्यों डरे होते हैं भैया? बना दिया है वो तो। हिंदू कैसे दिख रहे हैं आपको? कहाँ नहीं दिख रहे? तो मुसलमान दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है। क्या कर रहे हैं? पूरा वो तो बोल रहा है कि हम 30% है। अच्छा। हाँ, हम 30% है। तो ये 2 साल 5 साल पहले बाद में हम तो सरकार गढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ये कौन उन्हें ऑक्सीजन दे रहा है? ये ऑक्सीजन दे रहा है मेरा सीएम। क्या बात कर रहे हो? हाँ। हिंदुओं की नहीं सुन रहा? नहीं। चलिए चल रहे। बाय बाय कर लीजिए सब लोग। यहाँ भी बाय बाय और यहाँ भी बाय बाय, दोनों जगह आज के लिए बाय बाय। कल फिर मिलूंगा एक और नई विधानसभा सीट पर। जारी तनाव के बीच एक बार फिर एक महाविध्वंस का खतरा है। पाकिस्तान में दोनों देशों की बातचीत को लेकर सस्पेंस है। इस बीच धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। अब सवाल ये कि 24 घंटे के बाद क्या मिडिल ईस्ट में एक नया बारूदी तूफान आने वाला है? आखिर अमेरिका और ईरान से लगातार नए बयानों के मायने क्या हैं? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। ईरान बनाएगा एटम बम, हार मानकर लौटेंगे ट्रंप। नई जंग का खतरा। 24 घंटे बाद क्या होगा? 50 दिन से पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है। हर दिन ट्रंप अलग अलग बयान दे रहे हैं। ईरान को घुटनों पर लाने की, उसका अस्तित्व मिटाने की धमकी दे रहे हैं और शर्त एक ही है कि जल्द से जल्द अमेरिका के साथ डील साइन करनी होगी। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए हालात फिर उसी मोड़ पर आ गए हैं जहां एक नए युद्ध को टालना मुश्किल दिख रहा है। 24 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर खत्म हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सीज़फायर खत्म होने से पहले पाकिस्तान में दूसरे राउंड की बातचीत हो सकती है। जेडी वेंस फिर एक बार अमेरिकी डेलीगेशन की अगुवाई कर सकते हैं। ईरान अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बातचीत से पहले अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की शर्त रखी गई है, लेकिन ट्रंप नाकेबंदी को अपना बड़ा रणनीतिक हथियार मान रहे हैं। अब तक अमेरिका 27 ईरानी जहाज वापस लौटा चुका है। हार्मूज के मोर्चे पर अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है। ऐसे में नाकेबंदी में ढील देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुल मिलाकर जो हालात बन रहे हैं उसके बाद सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला विकल्प ईरान की शर्तों पर डील करके वापस लौटना। दूसरा विकल्प ईरान पर पहले से ज्यादा विध्वंसक हमला। अब इसमें ट्रंप किस रास्ते पर जाने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग तरह के बयान दिए हैं जिसके मायने एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहले ट्रंप ने कहा ईरान के लिए बहुत सारे बम तैयार हैं, यानी ईरान नहीं माना तो फिर एक बार तबाही मचनी तय है। उसके बाद ट्रंप ने एक और बयान दिया। ईरान के साथ विवाद के सबसे बड़े मुद्दे संवर्धित यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने कहा हम ईरान के एटमी ठिकाने पहले ही तबाह कर चुके हैं। मलबे से यूरेनियम को निकालना बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है, जिससे सवाल उठा कि क्या ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर जखीरे पर समझौता कर लेंगे। तो वह ट्रंप के तीसरे बयान के मुताबिक सीज़फायर भारतीय समय के हिसाब से गुरुवार सुबह 5:30 पर है। यानी अगर बातचीत नहीं हो पाई या बात होने पर भी नतीजा नहीं निकला तो किसी भी वक्त ईरान पर बमों की वर्षा हो सकती है। ईरान पर स्थिति इसलिए भी साफ नहीं हो रही है क्योंकि ट्रंप के जवाब में ईरान से भी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। पहली खबर आई है कि मोज्तबा खामनेई ने बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है।
तो वहीं दूसरी ओर ईरानी संसद स्पीकर बागेर गालिबफ ने कहा है कि धमकियों के साए में ईरान कोई बात नहीं करेगा। ईरानी सेना ने कहा कि दुश्मन को निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अब इस माहौल में आगे क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त ईरान के जंगी मोर्चे को लेकर परेशान पूरी दुनिया हो रही है। सबकी चिंता यही है कि आखिर मिडिल ईस्ट में कब तक ऐसे हालात रहेंगे जिसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये समझिए कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले राउंड 2 पर इतना सस्पेंस क्यों है और क्यों बातचीत में फिलहाल देरी हो रही। दरअसल ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मांग रहा है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत चाहता है और संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए कह रहा है। ईरान हॉर्मूज की नाकेबंदी खोले, अमेरिका ये मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका का तर्क यह है कि जब तक ईरान हॉर्मूज पर टोल वसूलेगा, हॉर्मूज की नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान फिर से हमला ना करने की गारंटी चाहता है, तो अमेरिका 2-2 के कह रहा है कि ईरान पहले प्रॉक्सी ग्रुप की, यानी हमास, हुती, हिजबुल्लाह, इनकी मदद बंद करे। ईरान की नाराजगी कब बढ़ी? ये तब बढ़ी अमेरिका ने ईरानी जहाज पर हमला किया और अपने कब्जे में लिया। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ईरान को अपनी मिसाइल की रेंज को सीमित करना होगा किसी भी कीमत पर, अगर वो ये समझौता चाहता है। लेकिन अमेरिका से बातचीत के बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई ईरान से। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ऐसे शख्स को अपनी सबसे बड़ी सेना का कमांडर बनाया जो पूरी जंग का रुख बदल सकता है। दावा तो ये कि अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट का है। अगर बातचीत नाकाम होती है, जंग फिर से छिड़ती है, तो ईरान का पलटवार बेहद चौंकाने वाला और बेहद आक्रामक, विध्वंसक हो सकता है। 53 दिन की जंग और सीज फायर के तनाव के बाद ईरानी सेना इतनी मजबूत है कि वो दुश्मन को कभी भी चौंका सकती है। इसकी पूरी कमांड ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के पास। आईआरजीसी ईरान के खलीफा यानी सुप्रीम लीडर की वो ब्रिगेड है जिसके 40 कमांडर इस युद्ध में मारे गए हैं। लेकिन दक्षिण से लेकर पश्चिम और उत्तर जंग के हर मोर्चे पर इसकी कमान अब भी दुरुस्त है। इसे ईरानी संसद के स्पीकर और बातचीत में फ्रंट लीडर मोहम्मद गलीबाफ के बयान से समझिए। अगर तनाव और बढ़ता है तो ईरान युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने को तैयार है। 2 हफ्ते में ईरान ने भी जंग की तैयारी पूरी कर ली। गलीबाफ जिस नए पत्ते को जंग में खोलने की बात कर रहे हैं उसे रेवोल्यूशनरी गार्ड में चल रहे पावर गेम से समझिए। अमेरिकी थिंक टैंक्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान की कूटनीति और उसकी सैन्य मशीनरी पर अब पूरी तरह इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कब्जा हो चुका है। ये सब कुछ हुआ है आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद। मुज्तबा तो पश्चिमी मीडिया में खामनेई से ज्यादा सख्त माने जाते हैं। मुज्तबा के आदेश पर ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का नया कमांडर बनाया गया है। वो कमांडर है मेजर जनरल अहम वहीदी। वहीदी को देश का पूरा सैन्य तंत्र सौंप दिया गया है। जंग से लेकर शांति वार्ता की शर्तें वहीदी ही तय कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का फैसला वहीदी का ही था। अमेरिकी नाकेबंदी का जवाब वहीदी क्विक अटैक शिप से दे रहे हैं। वहीदी इतने ताकतवर है कि बातचीत में शामिल विदेश मंत्री अराक्ची को डिक्टेट कर रहे हैं। 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो पहले दौर की बातचीत हुई उसमें भी जनरल वहीदी का सीधा दखल है। ईरानी डेलीगेशन में कई ऐसे कट्टरपंथी नेता थे जो सीधे जनरल वहीदी को रिपोर्ट कर रहे थे। इनमें से एक थे मोहम्मद बागेर, जिन्होंने वहीदी से यह शिकायत कर दी कि विदेश मंत्री अराक्ची कूटनीतिक रूप से कमजोर दिख रहे हैं। तो क्या ईरान की तरफ से जनरल वहीदी वो शख्स हो सकते हैं जो बातचीत को डिरेल कर सकते हैं, या फिर जंग के हालात में पूरी शक्ति से पलटवार का एक्स फैक्टर बन सकते हैं? इसे लेकर अमेरिकी थिंक टैंक्स ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। बेहतर है ईरान से समझौता करो, वरना अगली जंग बेहद भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिसके नए कांड से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हंगामा है। मुनीर को इस्लाम से कितना लगाव, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस्लाम में अगर कोई सुधार की बात करे तो कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाए तो मुनीर को यह बर्दाश्त नहीं। ऐसे एक शख्स को पंजाब प्रांत के अंदर मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसने 12वीं बार भी मौत को मात देकर मुनीर को उसकी जगह दिखाई। जिहादी मुनीर का नया कांड, पाकिस्तान में कोहराम, कट्टरपंथियों के खिलाफ बगावत, मौलाना की मुनीर से अदावत।
देवबंदी के खिलाफ फतवा, फील्ड मार्शल सजा देने पर अड़ा। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाएगा वो जिहादी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन होगा। वो मुनीर जो पाकिस्तानी सेना को एक मजहबी फौज में तब्दील करना चाहता है, उसे ये कैसे पसंद होगा कि पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान में धर्म के नाम पर चली आ रही पुरानी और जिहादी सोच को चुनौती दे। लेकिन मुनीर को चैलेंज देते हुए ये काम कर रहा है एक शख्स जिसका नाम है मोहम्मद अली मिर्जा। मिर्जा पाकिस्तान के मशहूर धर्मगुरु और यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर में रहते हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है लेकिन अब इस्लामिक लेक्चर देते हैं। मोहम्मद अली मिर्जा झेलम शहर में कुरान और सुन्नत रिसर्च अकादमी चलाते हैं और इस अकादमी से इस्लाम में सुधार की आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन मौलाना की तकरीर मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को चुभ रही है, इसीलिए उन पर बार बार हमले होते रहे हैं। रविवार को उन पर 12वीं बार जानलेवा हमला हुआ। दरअसल आम दिनों की तरह ही मोहम्मद अली मिर्जा अकादमी में इस्लाम पर तकरीर दे रहे थे, तभी हंगामा शुरू हो गया। एक शख्स ने उनके पास जबरन पहुंचने की कोशिश की। इससे कुछ देर बाद ही अकादमी के बाहर फायरिंग होने लगी। एक बंदूकधारी ने अली मिर्जा को मारने की कोशिश की, हालांकि उससे पहले पुलिस ने हमलावर को ढेर कर दिया।